नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। एएनए में आपका स्वागत है। कुछ हफ्ते पहले पूरी दुनिया मध्य पूर्व में एक बड़े टकराव की आशंका से घिरी हुई थी। तेल बाजार घबराए हुए थे। दुनिया के अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते खतरे में थे और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर दुनिया भर के लिए तूफान का केंद्र बनता जा रहा था। डर ये था कि यह क्षेत्र एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। और तभी अचानक कई घोषणाएं सामने आने लगी। वॉशिंगटन से नहीं, तेहरान से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। शहबाज शरीफ के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। उन्होंने कतर, सऊदी अरब और तुर्की को इस मध्यस्थता प्रक्रिया में निभाई गई भूमिका के लिए धन्यवाद भी दिया। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इस घोषणा को सावधानी से देखा। आखिरकार यह दुनिया की सबसे संवेदनशील वार्ताओं में से एक थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद और पुष्टियां सामने आने लगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने समझौते की घोषणा की। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आ गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, यानी ईरान के साथ समझौता पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की बात भी कर रहे हैं और दुनिया भर के जहाजों से उन्होंने कहा कि वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करें। अपने संदेश का अंत उन्होंने इन शब्दों के साथ किया, शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो, यानी दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल को फिर से बहने दो। यह संदेश सिर्फ राजनयिकों के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था। ट्रंप की कहानी बहुत सीधी थी। युद्ध खत्म हो रहा है, ऊर्जा आपूर्ति फिर से सामान्य होने जा रही है, बाजार राहत की सांस ले सकते हैं, शांति लौट आई है। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सरल है? क्योंकि इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, उसने अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का स्वागत किया। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया और पाकिस्तान समेत उन सभी देशों की सराहना की जिन्होंने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाने में अपनी भूमिका निभाई। यह एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि पहली बार एक तीसरा देश जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, सार्वजनिक रूप से इस समझौते के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था। अचानक वॉशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद से आ रहे दावों की तस्वीर बदलने लगी। अब यह किसी वास्तविक कूटनीतिक सफलता जैसा दिखाई देने लगा। लेकिन इस समझौते को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्या यह इतना महत्वपूर्ण है और क्यों है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, यह कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी है। हर दिन दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं। अगर ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। भारत प्रभावित होता है, चीन प्रभावित होता है, यूरोप प्रभावित होता है, अमेरिका प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में हॉर्मुज सिर्फ एक सामरिक जल मार्ग नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस संकट को इतनी बारीकी से देख रही थी। पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ये डर भी बढ़ता गया कि हॉर्मुज किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। और यही डर दुनिया की सरकारों को परेशान कर रहा था। यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, कूटनीति। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मध्यस्थ बनकर उभरा। बताया गया कि इस्लामाबाद ने बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराया, दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने में मदद की। कतर ने भूमिका निभाई, सऊदी अरब ने भूमिका निभाई, तुर्की ने भी अपनी भूमिका निभाई और कई क्षेत्रीय देशों ने पर्दे के पीछे से काम किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, मध्य पूर्व को एक और बड़े युद्ध से बचाना। यह इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति को अक्सर बटी हुई और संघर्षों से भरी हुई राजनीति के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग हित रखने वाले
देश एक ही लक्ष्य के लिए काम करते दिखाई दिए, एक और क्षेत्रीय युद्ध को रोकना। अगर यह समझौता सफल होता है तो पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक विजेता बनकर उभर सकता है। लेकिन यही कहानी में एक और मोड़ आ जाता है। 14 बिंदुओं वाले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की चर्चा फिर शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोला जाएगा, नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाएगी, कुछ प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी, ईरान की जमी हुई संपत्तियों का एक हिस्सा जारी किया जाएगा और आगे की बातचीत के लिए 60 दिनों का एक ढांचा तैयार किया जाएगा। अगर ये रिपोर्ट्स सही होती हैं तो यह पिछले कई दशकों में मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में एक साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक ऐसे सवाल भी जुड़ा हुआ है, आखिर जीता कौन? क्योंकि अमेरिका जो कहानी बता रहा है वह एक है और ईरान जो कहानी बता रहा है वह बिल्कुल अलग है। अमेरिका ईरान शांति समझौता, इस 14 सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आखिर है क्या? अब तक हमने समझा कि यह समझौता कैसे सामने आया, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, आखिर इस समझौते में है क्या? क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ईरानी मीडिया और ईरानी अधिकारी जिस 14 सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की चर्चा कर रहे हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, इस समझौते का अंतिम और आधिकारिक दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं। इसलिए अभी हम जिन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं वे बिंदु हैं जिनका दावा ईरानी मीडिया और ईरानी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अगर ये बिंदु अंतिम दस्तावेज भी बने रहते हैं तो यह पिछले कई दशकों में मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौतों में एक साबित हो सकता है। तो आइए एक एक बिंदुओं को समझते हैं। पहला बिंदु, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाई का तत्काल और स्थायी अंत। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सिर्फ युद्ध विराम नहीं कहा जा रहा, यह व्यापक स्तर पर संघर्ष समाप्त करने की बात करता है। और एक बात पर ध्यान दीजिए, लेबनान का नाम विशेष रूप से लिया गया है, यानी यह समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं है, यह पूरे क्षेत्रीय संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा बिंदु, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संपूर्णता का सम्मान करेगा। ईरान के लिए यह राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों से तेहरान का एक बड़ा आरोप यही रहा है कि बाहरी शक्तियां उसके आंतरिक मामलों में दखल देती रही हैं। तीसरा बिंदु, 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह से हटाया जाएगा। अगर यह होता है तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी हद तक कम हो सकता है और समुद्री व्यापार में भरोसा लौट सकता है। चौथा बिंदु, अमेरिका ईरान के आसपास क्षेत्रों से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा या पीछे हटाएगा। यह बिंदु सबसे विवादास्पद बिंदुओं में से एक हो सकता है क्योंकि इसकी भाषा काफी व्यापक है। आखिर ईरान के आसपास के क्षेत्र से क्या मतलब है? यह वापसी कितनी व्यापक होगी, कितनी जल्दी होगी? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है। पांचवा बिंदु, 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, लेकिन यह एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अंडर ईरानियन अरेंजमेंट्स, यानी ईरान द्वारा तय की गई व्यवस्थाओं के तहत। यही वो बिंदु है जिस पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बहस हो सकती है क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा की धड़कन है। तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। छठा बिंदु, तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा और ईरान को उनसे होने वाली आय तक पूरी पहुंच मिलेगी। यह तेहरान के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत हो सकती है क्योंकि वर्षों से प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है। सातवां बिंदु, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना प्रस्तुत करनी होगी। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 अरब डॉलर। अगर यह लागू होता है तो यह आधुनिक मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे बड़ी पुनर्निर्माण योजनाओं में एक हो सकती है और अमेरिका के भीतर यह एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकती है। आठवां बिंदु, परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों और संबंधित विषयों पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की बातचीत। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह हमें एक अहम बात बताता है, परमाणु मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है, उसे अगले चरण की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। नौवां बिंदु,
ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के तहत यह दोहराता है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यहाँ बहुत से दर्शक चौंक सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यह बिंदु क्या कहता है और ये भी ध्यान दीजिए कि यह क्या नहीं कहता। इसमें परमाणु ठिकानों को बंद करने की बात नहीं है, इसमें यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात नहीं है, इसमें किसी नए निरीक्षण तंत्र की बात नहीं है। यह सिर्फ इतना कहता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और यही अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। 10वां बिंदु, 60 दिनों की बातचीत के दौरान अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा और कोई नया प्रतिबंध भी नहीं लगाएगा, यानी एक तरह का विराम। कोई नई सैन्य बढ़ोतरी नहीं, कोई नया दबाव नहीं, कोई नया प्रतिबंध नहीं। 11वां बिंदु, ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज हुई संपत्तियों को जारी किया जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रकम का आधा हिस्सा अगली बातचीत शुरू होने से पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। यही वजह है कि ईरानी अधिकारी इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिन रहे हैं। 12वां बिंदु, समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षण तंत्र बनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी समझौता उतना ही महत्वपूर्ण होता है और मजबूत होता है जितनी मजबूत उसकी निगरानी व्यवस्था होती है। 13वां बिंदु, अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इससे समझौते को अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिलेगी और भविष्य में इससे पलटना कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। और अब 14 और शायद सबसे विवादास्पद बिंदु, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम बातचीत सिर्फ 4 विषयों पर केंद्रित होगी। यूरेनियम संवर्धन, संवर्धित परमाणु सामग्री प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण। अब ध्यान दीजिए इस सूची में क्या नहीं है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम नहीं है, ईरान का क्षेत्रीय प्रतिरोध समूह को समर्थन देने का मुद्दा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों विषयों को बातचीत के एजेंडे से बाहर कर दिया गया है। अगर ये साबित होता है तो यह समझना आसान हो जाता है कि ईरानी अधिकारी इसे कूटनीतिक जीत क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वर्षों से अमेरिका और इजराइल कहते रहे हैं कि ये दोनों मुद्दे किसी भी व्यापक समझौते का हिस्सा होना चाहिए। अब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। अमेरिका को क्या मिला? युद्ध का अंत, हॉर्मुज का दोबारा खुलना, परमाणु बातचीत का रास्ता, क्षेत्रीय स्थिरता की संभावना। और ईरान को क्या मिला? प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच, नौसैनिक नाकाबंदी का अंत, आर्थिक पुनर्निर्माण की संभावना और कुछ सबसे संवेदनशील मुद्दों का तत्काल बातचीत से बाहर हो जाना। यही वजह है कि दोनों पक्ष खुद को विजेता बता रहे हैं। लेकिन अगर दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं तो असली सवाल यही है कि बेहतर सौदा आखिर किसे मिला। यही सवाल हमें अगले अध्याय तक लेकर जाता है। अमेरिका ईरान शांति समझौता, क्या ट्रंप सचमुच जीत गए हैं? और अब इस पूरी कहानी का सबसे असहज सवाल पूछते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सचमुच वो हासिल किया है जो वो हासिल करना चाहते थे? क्योंकि अगर आप व्हाइट हाउस की कहानी सुने तो यह एक जीत है। ट्रंप कहते हैं युद्ध खत्म हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल रहा है, तेल फिर से बहने वाला है, दुनिया एक बड़े संघर्ष से बच चुकी है। कहानी खत्म, लेकिन क्या वाकई इतना ही? आइए शुरुआत पर वापस चलते हैं। आखिर यह टकराव क्यों हुआ था? दुनिया मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध के इतने करीब क्यों पहुंच चुकी थी? वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों की दलील साफ थी। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोका जाना चाहिए, ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित किया जाना चाहिए, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम एक खतरा है, दबाव बढ़ाना जरूरी है और उसी दबाव का हिस्सा थी सैन्य कार्रवाई। दुनिया ने देखा, मिसाइलें चली, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तेल बाजार घबरा गए, ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ गई, समुद्री व्यापारिक रास्ते भी खतरे में आ गए और एक ऐसा पल भी आया जब लोगों को डर लगने लगा कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, शायद एक ऐसा युद्ध जिसमें कई बड़ी ताकतें शामिल हो जाएं। अब आज की स्थिति को देखिए और खुद से एक सरल सवाल पूछिए, इस पूरे टकराव के बाद ट्रंप ने ऐसा क्या हासिल किया जो पहले से मौजूद नहीं था? सबसे पहले हॉर्मुज की बात करते हैं। ट्रंप के समर्थक कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दोबारा खुलना एक बड़ी सफलता है, लेकिन आलोचक एक दूसरा सवाल पूछते हैं, हॉर्मुज तो इस संकट से पहले भी खुला हुआ था, दुनिया हॉर्मुज को खोलने के लिए युद्ध नहीं लड़ रही थी, संकट ने ही हॉर्मुज को खतरे में डाला, तो फिर जो रास्ता पहले से खुला था उसे दोबारा खोलना कैसे एक रणनीतिक जीत बन गया? अब परमाणु मुद्दे पर आइए, यही तो इस पूरे संकट का केंद्र था, यही तो मुख्य कारण बताया गया था, यही तो मुख्य उद्देश्य था
लेकिन आज क्या स्थिति है? रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है, उसे टाल दिया गया है। भविष्य की बातचीत में उस पर चर्चा होगी, भविष्य की बातचीत में शायद कोई समाधान निकले, लेकिन आज की तारीख में वह मुद्दा आज भी अनसुलझा है। एक और सवाल, क्या अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कराने में सफल हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका यूरेनियम संवर्धन रुकवाने में सफल हुआ? नहीं। क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ढांचे को पूरी तरह बदलवाने में सफल हुआ? फिर से जवाब है बिल्कुल नहीं। अब मिसाइल कार्यक्रम की बात करते हैं। सालों से अमेरिका और इजराइल कहते रहे हैं कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम एक बड़ा खतरा है, लेकिन अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि मिसाइल कार्यक्रम बातचीत के एजेंडे में ही नहीं है। यह एक असाधारण बात है। फिर आता है क्षेत्रीय प्रतिरोधक समूह का मुद्दा। वॉशिंगटन बार बार जिस मुद्दे को उठाता रहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भी एजेंडे से बाहर है। यानी अगर एक ढांचा सही है तो जिन उद्देश्यों को इस पूरे दबाव अभियान का आधार बताया गया था, उसमें से कई अभी भी हासिल नहीं हुए हैं, कुछ टाल दिए गए हैं और कुछ तो बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर वे उद्देश्य हासिल ही नहीं हुए तो फिर इस क्षेत्र को युद्ध की दहलीज तक क्यों लाया गया? अब ईरान की बात करते हैं। क्या ईरान को नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ। सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, देश ने भारी कीमत चुकाई। लेकिन क्या ईरानी राज्य ढह गया? नहीं। क्या ईरानी राजनीतिक व्यवस्था ढह गई? बिल्कुल नहीं। क्या ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया? नहीं। और यही फर्क महत्वपूर्ण है। नुकसान उठाना और हार जाना दो अलग अलग बातें हैं। इतिहास में दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब देखिए ईरान को क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच, नौसैनिक नाकाबंदी का अंत, पुनर्निर्माण की संभावनाएं और कुछ सबसे संवेदनशील मुद्दों का बातचीत से बाहर हो जाना। यही वजह है कि ईरानी अधिकारी इसे खुलकर अपनी जीत बता रहे हैं। इसलिए नहीं कि ईरान को नुकसान हुआ है, नुकसान साफ दिखाई देता है, लेकिन इसलिए क्योंकि तेहरान को लगता है कि उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाल रेखाओं को बचा लिया है। और यहीं से ट्रंप की चुनौती शुरू होती है, क्योंकि किसी राष्ट्रपति का मूल्यांकन सिर्फ इस बात से नहीं होता कि उसने कौन सा युद्ध रोका, यह भी देखा जाता है कि उसने हासिल क्या किया। ट्रंप ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने एक बड़े युद्ध को रोका, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वो ये भी दावा कर सकते हैं कि उन्होंने तनाव कम किया, स्थिरता वापस लाई। ये सभी वैध दावे हैं, लेकिन आलोचक एक दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या सही परिणाम पहले भी हासिल किए जा सकते थे? क्या कूटनीतिक बात पहले भी शुरू हो सकती थी? क्या हजारों जानों को पहले भी बचाया जा सकता था? क्या ऊर्जा बाजारों को इस झटके से बचाया जा सकता था? क्या दुनिया को इस अनिश्चितता से बचाया जा सकता था? ये सवाल आने वाले वर्षों तक पूछे जाते रहेंगे। और हमें एक और व्यक्ति की बात करनी है, बेंजामिन नेतन्याहू। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने में इजराइल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सालों से नेतन्याहू ईरान को लेकर चेतावनी देते रहे हैं, सालों से वो सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, सालों से वो कहते रहे हैं कि सिर्फ कूटनीति काफी नहीं है। लेकिन अगर ये समझौता उसी रूप में लागू होता है जैसा अभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, तो इजराइल उन देशों में शामिल हो सकता है जो इससे पहले सबसे ज्यादा असहज होंगे। क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों को इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सबसे अहम मानता है, वे अभी भी अनसुलझे हैं। परमाणु मुद्दा खुला हुआ है, मिसाइल मुद्दा गायब है, क्षेत्रीय नेटवर्क का मुद्दा गायब है, और अब लेबनान को लेकर भी मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं। अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी भी इस समझौते से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब अंतिम सवाल, क्या ट्रंप जीत गए? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर जीत का मतलब है एक बड़े युद्ध को रोक देना, तो ट्रंप सफलता का दावा कर सकते हैं। अगर जीत का मतलब है क्षेत्र में स्थिरता वापस लाना, तो ट्रंप सफलता का दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर जीत का मतलब है उन सभी उद्देश्यों को हासिल करना जिन्हें ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना का आधार बताया गया था, तो जवाब कहीं और अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि उनमें से कई उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं, कुछ टाल दिए गए हैं और कुछ शायद इस बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। यही वजह है कि इतिहास शायद इस समझौते को ना तो एक स्पष्ट अमेरिकी जीत के रूप में याद रखेगा और ना ही स्पष्ट ईरानी जीत के रूप में याद रखेगा, बल्कि वह शायद एक फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्षों को इतना मिल गया कि वे लड़ाई रोक सकें, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं, और एक ऐसा समझौता जिसमें असल फायदा
किसे हुआ, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन हम वॉशिंगटन और तेहरान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विजेता शायद ना अमेरिका है ना ईरान, बल्कि कूटनीति। और उस कूटनीति के केंद्र में थे पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और एक बदलता हुआ मध्य पूर्व। अमेरिका ईरान शांति समझौता, असली विजेता कौन है, सबसे बड़ा खतरा क्या है और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो सभी घोषणाओं के बाद, सभी दावों के बाद और सभी जीत के दावों के बाद आखिर इस कहानी के असली विजेता कौन है और ऐसा क्या है जो इस पूरे समझौते को अभी भी पटरी से उतार सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी कहानी के शायद सबसे अप्रत्याशित विजेता पाकिस्तान की। इस समझौते की पहली बड़ी घोषणा वॉशिंगटन से नहीं आई, तेहरान से नहीं आई, बल्कि इस्लामाबाद से आई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा कि औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। उन्होंने कतर का धन्यवाद किया, उन्होंने सऊदी अरब का धन्यवाद किया, उन्होंने तुर्की का धन्यवाद किया और ऐसा करके उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उजागर कर दी। यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत नहीं थी, यह एक क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयास था। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक वार्ताओं में एक के केंद्र में अचानक पाकिस्तान दिखाई देने लगा। इस्लामाबाद के लिए यह एक असाधारण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान से संबंध है, खाड़ी देशों से संबंध है, अमेरिका से संबंध है और चीन से भी करीबी संबंध है। बहुत कम देश ऐसे हैं जो इन सभी पक्षों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं और यही बात पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण पुल बनाती है। अगर यह समझौता सफल होता है तो पाकिस्तान की कूटनीतिक प्रतिष्ठा काफी बढ़ सकती है, सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। अब बात करते हैं कतर की। पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है, कतर लगातार एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, एक संवाद स्थापित करने वाले देश की भूमिका, एक ऐसा देश जो विरोधी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करता है। जब कतर के विदेश मंत्रालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का स्वागत किया तो वह सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं था, वह इस बात का संकेत भी था कि महीनों की गुप्त कूटनीतिक अब किसी परिणाम तक पहुंच चुकी है। एक बार फिर दोहा ने खुद को क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली मध्यस्थों में एक साबित कर दिया। अब बात सऊदी अरब की। शायद इस पूरी कहानी का सबसे कम चर्चा किया गया किरदार सालों तक सऊदी अरब और ईरान क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन मध्य पूर्व बदल रहा है और रियाद की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। विजन 2030, विदेशी निवेश, पर्यटन, मेगा प्रोजेक्ट्स, इन सबको स्थिरता चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध सऊदी अरब के भविष्य के आर्थिक सपनों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता था। यही वजह है कि आज स्थिरता सिर्फ एक कूटनीतिक इच्छा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। तुर्की की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। अंकारा लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। तनाव कम करने की कोशिशों में उसकी भागीदारी उसी दिशा में एक और कदम है और शायद यह एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। मध्य पूर्व की समस्याओं का समाधान अब मध्य पूर्व के देश खुद तलाशना चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस देश की जिसका नाम शायद सबसे कम दिखाई देता है, लेकिन जिसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा हो सकती है, चाइना। इस पूरी प्रक्रिया में चीन का नाम बार बार सामने आया और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि चीन खाड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है। चीन को स्थिर तेल आपूर्ति चाहिए, चीन को सुरक्षित समुद्री मार्ग चाहिए, चीन को स्थिर बाजार चाहिए। दूसरे शब्दों में चीन के पास हर वो कारण था कि जिसकी वजह से वह तनाव कम करने वाली किसी भी पहल का समर्थन करे। और यही एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या यह समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी है या फिर एक नए मध्य पूर्व की शुरुआत है? एक ऐसा मध्य पूर्व जहां क्षेत्रीय शक्तियां पहले से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जहां हर बड़ा फैसला सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं लिखा जा रहा, लेकिन उस समझौते की सफलता का जश्न मनाने से पहले हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर बात करनी होगी, लेबनान। क्योंकि अगर कोई एक मुद्दा है जो इस पूरे समझौते को लागू होने से पहले ही संकट में डाल सकता है तो वो लेबनान है। शहबाज शरीफ की घोषणा को याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि सैन्य कार्रवाई का अंत सभी मोर्चों पर होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह समझौते के प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब इजरायली मीडिया में आई रिपोर्ट्स को देखिए। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते के लेबनान वाले हिस्से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल लेबनान से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाने को लेकर सहमत नहीं है। अगर ये सच है तो हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि शांति समझौते तभी सफल होते हैं जब सभी प्रमुख पक्ष और उसके नियमों को स्वीकार करें। अगर कोई एक प्रमुख पक्ष
उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक को मानने से इंकार कर दे तो पूरी संरचना अस्थिर हो जाती है। यही वजह है कि इस समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा शायद परमाणु मुद्दा नहीं, प्रतिबंध नहीं होंगे, यहाँ तक कि हॉर्मुज भी नहीं होगा। सबसे बड़ी परीक्षा होगी लेबनान, क्योंकि अगर वहां संघर्ष जारी रहता है तो आलोचक कहेंगे कि यह समझौता वास्तविक शांति लाने में विफल रहा, और यही ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। क्या वॉशिंगटन अपने सबसे करीबी सहयोगी को इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए मना पाएगा? क्या मध्यस्थ देश इस प्रक्रिया को जीवित रख पाएंगे? क्या समझौता अपने पहले बड़े इम्तिहान को पार कर पाएगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब बात भारत की, क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत के हर शहर पर पड़ सकता है, हर व्यवसाय पर पड़ सकता है और हर परिवार पर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन महंगा होता है, आर्थिक दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिरता सिर्फ एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक आर्थिक आवश्यकता है। अगर हॉर्मुज खुला तो भारत को फायदा है, अगर तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो भारत को फायदा है, अगर क्षेत्रीय तनाव कम होते हैं तो भारत को फायदा है। यही वजह है कि नई दिल्ली 19 जून को होने वाले हस्ताक्षर समारोह पर बेहद करीबी नजर रखे हुए है। अब आखिर में इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? ट्रंप कहते हैं कि शांति आ चुकी है, ईरान कहता है कि प्रतिरोध सफल रहा, पाकिस्तानी कूटनीति सफल हुई, कतर कहता है कि संवाद सफल हुआ, सऊदी अरब कहता है कि स्थिरता बचा ली गई है। लेकिन शायद इन सब के बीच कहीं मौजूद है, यह अभी अंतिम शांति समझौता नहीं है, कम से कम अभी नहीं। यह एक ढांचा है, एक रोड मैप है, एक अवसर है। मिसाइलों की जगह बातचीत को चुनने का अवसर, तनाव की जगह कूटनीति को चुनने का अवसर, और उस संघर्ष को रोकने का अवसर जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता था। यह अवसर सफल होगा या नहीं, यह शायद 19 जून के बाद तय होगा, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं होता, उसे जमीन पर लागू करना मुश्किल होता है। इतिहास ऐसे समझौतों से भरा पड़ा है जो कागज पर शानदार दिखाई देते थे, लेकिन वास्तविकता में सफल नहीं हो पाए। आने वाले सप्ताह तय करेंगे कि यह समझौता इतिहास में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में दर्ज होगा या नहीं, या एक बार फिर खोया हुआ अवसर बनकर रह जाएगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, स्विट्जरलैंड का और उन हस्ताक्षरों का जो शायद मध्य पूर्व का भविष्य तय करेंगे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।